सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं MDU CRSU वगैरह वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये 13वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो इंक्लूसिव स्कूल है, समावेशी विद्यालय वो होता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ढांचा कैसा होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को हम देते हैं ढांचागत, और उसका क्या महत्व रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जा रहा है, बार बार आ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। तो इस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आपके आता है कि समावेशी विद्यालय का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताओं में या वो ढांचागत विशेषताएं लिख सकते हैं, इसका महत्व क्या है, वो देखो ढांचागत सुविधाएं, मतलब ढांचा कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे समावेशी विद्यालय वगैरह का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो इनमें से, बीएड के पेड नोट्स आप लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़ेगा मैं तब समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल जिसे हम बोलते हैं। अब देखो समावेशी विद्यालय क्या होता है। ऐसा विद्यालय है जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों पर कार्य करता है, समावेशी विद्यालय कहलाता है। आसान सा पॉइंट है। समावेशी शिक्षा आप सबने पढ़ ली, हमारी फर्स्ट वीडियो समावेशी शिक्षा के बारे में थी। फर्स्ट क्लास जो सब्जेक्ट की थी वो समावेशी शिक्षा के बारे में ही थी। तो ऐसा विद्यालय जिसमें कक्षाओं की व्यवस्था समावेशी शिक्षा के आधार पर की जाती है, वो विद्यालय हमारा समावेशी विद्यालय कहलाता है। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे हमारा प्रतिभाशाली बालक हो, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठाकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। अलग अलग उन्हें ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता, उनके लिए अलग अलग विद्यालय नहीं खोले जाते। तब हमारे जो समावेशी विद्यालय होगा उसमें क्या होगा, जितनी भी कक्षाएं होंगी, जो भी शिक्षा की व्यवस्था होगी, उनमें सभी प्रकार के बालक एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। ये हमारा समावेशी विद्यालय होता है। आसान भाषा में हम यही कह सकते हैं। समावेशी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों पर कार्य करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक समाज अपने बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, जिस उद्देश्य से वह विद्यालयों का निर्माण करता है तथा छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो कोई भी दो बालक बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से ठीक होते हैं, जो सामान्य बालक कहलाते हैं, तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, जिन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो ये पॉइंट हम पहले काफी बार पढ़ चुके हैं। देखो लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन। अब लॉन्ग में आता है तो हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, एक थोड़ा सा बेस लेकर चलना पड़ेगा। अभी हम वो बेस बना रहे हैं। बाधित बालकों की कार्य करने तथा सीखने की गति सामान्य बालकों से कम होती है। इस कारण इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना मुश्किल कार्य होता है। अगर इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अलग से की जाती है तो उसके नकारात्मक प्रभाव बालकों पर पड़ते हैं। जैसे विशिष्ट बालक सामान्य बालकों जैसा व्यवहार नहीं सीख पाते, सामान्य बालक भी विशिष्ट बालकों के साथ घुल मिल नहीं पाते तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं मानते। इससे समाज में भेदभाव बढ़ता है, आदि भी कारण है। इस कारण आधुनिक समय में बाधित बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ ही एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा व्यवस्था हमारी समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है तथा ऐसे विद्यालय को हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो ये पॉइंट अब आप समझ पाए। देखो क्या है, अगर हम समाज में देखें तो समाज में हमें अलग अलग तरह के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कुछ बालक जो ठीक ठाक होते हैं उन्हें तो हम सामान्य बालक कह देते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक रूप से अक्षमताएं होती है, ठीक से देख नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, या उन्हें अपने दैनिक कार्य करने में दिक्कत होती है। इस तरह से कुछ बालक ऐसे होते हैं, ये विशिष्ट बालक होते हैं। अगर हम विशिष्ट बालकों को अलग पढ़ाएं और सामान्य बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अलग करें तो उससे काफी नकारात्मकता फैलती है हमारे समाज में। सामान्य बालक विशिष्ट बालकों को हीन भावना के साथ देखते हैं कि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, और विशिष्ट बालक भी अपने आप को समाज के साथ समायोजित नहीं कर पाते। इस वजह से हमने क्या किया, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, हमने ये एक व्यवस्था ये शुरू की कि हमें सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है, जिससे कि वे एक दूसरे को अच्छे से समझ ले। इस शिक्षा व्यवस्था को हम समावेशी शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं। और ऐसा विद्यालय जिसमें यह शिक्षा व्यवस्था लागू की गई हो, उस विद्यालय को हम समावेशी विद्यालय बोलते हैं।
अतः ऐसा विद्यालय जहाँ समावेशी शिक्षा के तहत सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वह अपंग हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, एक साथ शिक्षा प्राप्त प्राप्त करते हैं या उन्हें एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, समावेशी विद्यालय कहलाता है। समावेशी विद्यालय में इन सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं समावेशी विद्यालय के गुण तथा लाभ, मतलब इंपॉर्टेंस, फायदे क्या है, समावेशी विद्यालय का निर्माण हमने क्यों किया है, या फिर समावेशी विद्यालय की आधुनिक समय में भूमिका क्या है, क्या काम करता है हमारा समावेशी विद्यालय। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, दोनों में आता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो देखो, समावेशी विद्यालय के गुण लाभ आसान है पढ़ने, आपको ज्यादा नहीं है। समावेशी शिक्षा के जो गुण लाभ है वही हमारे सारे समावेशी विद्यालय के गुण लाभ होते हैं, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समावेशी विद्यालय में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। व्यवहारिक मतलब जो छात्रों से प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में जानकारी दी जाती है, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बच्चों के व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में काम करे। समावेशी विद्यालय राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, सब बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, जिससे वे एकता की भावना के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाता है। समावेशी विद्यालय राष्ट्रीय विकास में सहायक होते हैं। देखो, समावेशी शिक्षा के तहत क्या होता है, जो हमारे विकलांग बालक होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, वे भी आत्मविश्वासी हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, समायोजन अच्छे से कर पाते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं। जब वे जीवन में तरक्की करती हैं तो हमारा समाज तरक्की करता है और हमारा राष्ट्र तरक्की करता है इससे। इनमें विभिन्न छात्रों को अपनी रुचि, प्रतिभा आदि के उत्थान के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इनमें छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अब देखो हमारे पास ऐसे विद्यालयों में कई तरह के बालक होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, जो ठीक प्रकार चल फिर नहीं सकते, तब हम उनकी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जिससे कि वे शिक्षा समाप्ति के बाद अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके, किसी काम से जुड़ सके, जिससे कि वे अपने आप को समाज की अहम धारा का हिस्सा मान सके। इन विद्यालयों की कार्य प्रणाली आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप होती है। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसके अनुरूप ही हम इन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। सब बच्चे के अनुरूप शिक्षा पढ़ानी है हमें। विद्या शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री वगैरह वगैरह का कैसे चयन करना है, मनोविज्ञान के जो नियम है उनके अनुरूप ही हम करते हैं। इनमें जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को दी जाती हैं वही सुविधाएं अपंग बच्चों को दी जाती हैं, वरन अपंग बच्चों को ज्यादा सुविधाएं देते हैं। समावेशी विद्यालय से समाज में भाईचारे की भावना बढ़ती है, क्योंकि भेदभाव कम होता है। इनसे क्या होता है, अपंग बालकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, छात्रों के नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि हम मेल जोल के साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक होते हैं समावेशी विद्यालय। और इनमें क्या होता है, समावेशी विद्यालय विशिष्ट बालकों को सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक होते हैं। सामान्य धारा से मतलब हमारी जो शिक्षा की सामान्य धारा चल रही है उसी से हम अपने विशिष्ट बालकों को भी जोड़ देते हैं। अब ये समावेशी विद्यालय के गुण या लाभ होते हैं। अब इसके संस्थागत ढांचे की बात कर लेते हैं हम, कि समावेशी विद्यालय अगर आप बना रहे हैं तो उसका ढांचा कैसा रखेंगे, किस प्रकार की बिल्डिंग बनाएंगे, कौन कौन सी सुविधा बच्चों को देंगे वगैरह वगैरह। तो वो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है ये भी, कि समावेशी विद्यालय का क्या प्रारूप रहता है, समावेशी विद्यालय की विशेषताएं क्या रहती है। आप ये भी लिख सकते हैं विशेषताओं में तो, और ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं वहां पर, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं विशेषताओं में। तो समावेशी विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी हैं, इस तरह से अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ध्यान से पढ़ लेना। अब इसके बारे में देखते हैं हम। समावेशी विद्यालय आधुनिक समय की बहुत बड़ी मांग बन चुका है। जहां सामान्य विद्यालय का निर्माण साधारण ढंग से किया जाता है, वहीं समावेशी विद्यालय का निर्माण करते समय हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि बहुत से तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः समावेशी विद्यालय के प्रारूप का निर्माण करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हल्का सा एक इंट्रो बना देते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन की मेन हेडिंग लिखते हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के बाद 3-4 लाइनें लिख देते हैं, मुझसे अच्छा लगता है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारी हेडिंग्स रहेंगी आज की। समावेशी विद्यालय का प्रारूप कैसा होना चाहिए, या फिर बच्चों को समावेशी विद्यालय में ढांचागत या मूलभूत कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा समावेशी विद्यालय का स्थान, स्कूल लोकेशन। तो जो हमारा समावेशी विद्यालय है वो किस स्थान पर है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। समावेशी विद्यालय मेन रोड पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि हाईवे है, मेन रोड से हमने बिल्कुल जुड़ा हुआ समावेशी विद्यालय अपना बनाया है। जैसे अगर मेन रोड यहाँ पर है तो मेन रोड से हल्का सा दूर होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं। समावेशी विद्यालय मेन रोड से लगता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल मेन रोड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, अगर मैं अचानक
से रोड पर आ जाते हैं तब उन्हें भागने का भी टाइम नहीं मिलता, या फिर वे गाड़ियों को ठीक से देख नहीं पाते, तो उनके साथ कोई दुर्घटना घटित होने की संभावना हो जाती है। तो यह जो मेन रोड है उससे लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उस पर भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय के आसपास कोई तालाब वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, क्योंकि ये देख नहीं पाते या अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है अपने विद्यालय की स्थापना करते टाइम, कि वह शोरगुल इलाके में न हो, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे विद्यालय में ऐसे आएंगे जो सुन नहीं सकते। अगर शोर शराबा रहता होगा तो वे हमारी कक्षाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक आदर्श समावेशी विद्यालय के लिए सबसे प्रमुख बात है उसका स्थान। समावेशी विद्यालय का निर्माण मुख्य रूप से उस स्थान पर किया जाना चाहिए जहां सभी प्रकार के बच्चे आसानी से पहुंच सके। मतलब ऐसे स्थान पर हमें विद्यालय बनाना चाहिए जहां पर हर तरह का बच्चा पहुंच सके। कमजोर तथा विकलांग बालकों के लिए वाहन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उन्हें विद्यालय पहुंचने में परेशानी न हो। विद्यालय शांत वातावरण में होना चाहिए तथा उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए। विद्यालय किसी विकसित स्थान पर होना चाहिए जहां बिजली, पानी, बैंक, अस्पताल, डाकघर आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो। विद्यालय के आसपास कोई नदी, नाला, तालाब नहीं होना चाहिए तथा यह मुख्य सड़क से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तो मेन रोड है उससे ज़्यादा दूर भी न हो कि मेन रोड से हमारे 10-15 किलोमीटर अंदर जाकर हमारा स्कूल है। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने विद्यालय का स्थान चयन करते टाइम, कहाँ पर हमें विद्यालय बनाना है। नेक्स्ट है हमारा कक्षागत व्यवस्था, क्लासरूम अरेंजमेंट। मतलब हम अपने स्कूल में कक्षाओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो देखो, हमें कक्षाओं की व्यवस्था की कोशिश करनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पर ही हम अपनी कक्षाओं की व्यवस्था करें। जो हमारी भूतल है, ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें अपनी कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों, क्या होता है कि कुछ बच्चे तो व्हीलचेयर लेकर आते हैं, कुछ बैसाखी लेकर आते हैं, कुछ छड़ी लेकर आते हैं, कुछ दूसरे के सपोर्ट से आते हैं, तब उन्हें सीढ़ियों से ऊपर आने जाने में दिक्कत होती है, दुर्घटना घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पर ही हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहली मंजिल और बनानी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर और बना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों, जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के साथ इस तरह हमें एक रैंप दे देना चाहिए, ढलान जिसे हम बोलते हैं, जिससे ये बच्चे व्हीलचेयर वगैरह का प्रयोग कर आसानी से आ जा सके। कक्षाओं में हमारे पूर्णतः प्रकाश होना चाहिए, शांतकुल कक्षाएं होनी चाहिए, रंग ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे ठीक प्रकार देख नहीं सकते उनकी आंखों को वह प्रभावित करे। तो इस तरह का, इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी कक्षाओं की व्यवस्था करते टाइम। समावेशी विद्यालय में कक्षाओं की व्यवस्था मुख्य रूप से भूतल पर ही की जानी चाहिए, या फिर अधिक से अधिक उसके ऊपर एक और मंजिल का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब या तो हम ग्राउंड फ्लोर पर ही अपनी क्लासेस बनाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर और बना सकते हैं उसके ऊपर। पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ ढलान, रैंप की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, तो ये रैंप की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा, अक्षम बच्चों को अपनी कक्षाओं तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी कक्षागत कक्ष हैं, कमरे हैं, उनमें 2 दरवाजे होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, और रोशनी की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनदान आदि भी होने चाहिए। कमरे में पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के बैठने के लिए जो डेस्क होती है, हमारे मेज होती हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। डेस्कों की ऊंचाई छात्रों के अनुसार होनी चाहिए। डेस्कों के मध्य जो हमारी मेज हैं, बेंच हैं, उनके मध्य पर्याप्त स्थान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए हमें थोड़ा सी ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ती है। कमरों में अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें छात्र अपना सामान रख सकें। कमरों में शिक्षण सहायक सामग्री के लिए भी एक अलमारी का निर्माण करना चाहिए। कुछ छात्र जो व्हील चेयर आदि लेकर आते हैं, उनके लिए भी डेस्कों के मध्य उपयुक्त जगह छोड़नी चाहिए। बोर्ड का आकार उपयुक्त होना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे क्लासरूम में डेस्क रखे हुए हैं, कुछ बच्चे व्हील चेयर लेकर आएंगे, तो हमें खाली जगह छोड़नी चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चा व्हील चेयर लाएगा अपनी व्हील चेयर लगाकर बैठ सकता है, वहाँ पर हमें डेस्क नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा भवन का आकार, शेप ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग किस आकार की बनाएंगे हम। समावेशी विद्यालय के निर्माण के समय भवन का एक अच्छा आकार तय करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब हमारे भवन की शेप कैसी रहेगी, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा, या ऐसा रहेगा, किस तरह का हमारा भवन दिखेगा स्कूल का, एक अच्छी सी आकृति तय करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि एक सही आकृति के भवन में छात्रों को अपनी कक्षाओं, प्रयोगशाला, स्टाफ कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष आदि जगहों पर पहुंचने में या आने जाने में कोई समस्या नहीं होती, तथा शिक्षक भी छात्रों पर स्टाफ कक्ष से ही नजर रख सकते हैं। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय के निर्माण के लिए निम्न प्रकार के भवन प्रचलित हैं। तो ये कुछ भवन है, इनके नाम लिख सकते हैं आप। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन छोटा है, लंबा करना है, तो आप इनकी आकृति भी बना सकते हैं। जैसे ई प्रकार का भवन हमारा ये हो जाता है, इस प्रकार आकृति आप बना सकते हैं। ये हमारी कक्षाएं हो जाती हैं।
ये हमारी कक्षाएं हो जाती हैं। ये बीच में हम हॉल रख सकते हैं या फिर स्टाफ कक्ष रखते हैं। स्टाफ कक्ष यहाँ रख सकते हैं, हॉल रख सकते हैं। इस तरह से कैसे मैनेज कर सकते हैं वो तो हम अपने अनुसार। एक होता है यू आकार का भवन, तो ऐसा यू आकार का एक भवन हो जाता है। ये हमारी क्लासेज हो जाती हैं सारी। यहाँ पर हमारे हॉल, स्टाफ कक्ष वगैरह वगैरह आ जाते हैं। एक होता है हमारा एच आकार का भवन। एच आकार का भवन ये होता है, यहाँ पर हमारी सारी कक्षाएं हो जाती हैं, बीच में हमारे हॉल, प्रिंसिपल का रूम, स्टाफ कक्ष वगैरह आ जाता है। एक हमारा आई आकार का भवन होता है, ऐसा सीधा ही, उसमें बीच में हम ये ले सकते हैं हॉल वगैरह, और बाकी क्लासेज इस प्रकार रख सकते हैं। एक होता है हमारा एल आकार का भवन। एल आकार का इस तरह हो जाता है, यहाँ पर हम अपनी क्लासेज ले सकते हैं, यहाँ पर होल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा स्टाफ कक्ष, ऑफिस वगैरह कर सकते हैं प्रिंसिपल के। तो इस प्रकार अलग अलग आकृति होती हैं, किसी भी आकृति में हम अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉल, क्योंकि हॉल ज़्यादा आ रहा था, हॉल के बारे में पढ़ते हैं। समावेशी विद्यालय में एक बड़े से हॉल का निर्माण करना चाहिए। हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा कोई उत्सव है, हमारा कोई फंक्शन हमारे स्कूल में होना है, तो उस हॉल का उपयोग कर सकते हैं, उस टाइम पर उस हॉल में कर सकते हैं। या परीक्षाओं का आयोजन उस हॉल में करा सकते हैं। या फिर हमें सभी छात्रों को एकत्र कर कोई निर्देश देना है, तो सभी छात्रों को हॉल में बुला सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं। कई लाभ होते हैं इस प्रकार हॉल के। तो जो हॉल का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? उत्सव में कर सकते हैं, परीक्षा में कर सकते हैं, छात्रों को निर्देश देने में कर सकते हैं। प्रयोगशालाएं, हमारी विद्यालय में प्रयोगशालाएं, लैबोरेटरीज भी होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय में विभिन्न विज्ञानों के लिए अलग अलग से भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला आदि प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इनमें आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे छात्र विभिन्न प्रयोग कर सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप में समझ सकेंगे। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण उचित स्थान पर करना चाहिए, जिससे उससे उठने वाली गंध से अन्य छात्र ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला से गंध उठती है जब हम अमोनिया वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तब। तो वो जो गंध है वो अन्य छात्रों को या अन्य कक्षाओं के छात्रों को परेशान न करे। तो एक उचित स्थान पर हमें रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण करना चाहिए। पुस्तकालय, लाइब्रेरी की भी सुविधा हमें बच्चों को देनी चाहिए। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, अतः समावेशी विद्यालय में छात्रों के लिए एक अच्छे से पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे अधिक इसमें जो भी हमारे पुस्तकालय है, इसमें अधिक से अधिक अच्छी अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, अलग अलग रुचियों के छात्र हमारे विद्यालय में आए हुए हैं, तो उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चयन कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। इससे छात्रों को अपने खाली समय का सदुपयोग करने में सहायता मिलेगी। समावेशी विद्यालय में पुस्तकालय को आकर्षक बनाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को वह अपनी ओर आकर्षित करे। नेक्स्ट है हमारा भूगोल कक्ष, ज्योग्राफी रूम। अब देखो, जिस तरह विज्ञानों को पढ़ाने के लिए हमें लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भूगोल को पढ़ाने के लिए भी हमें एक तरह की प्रयोगशाला की ही जरूरत पड़ती है, जिसे हम भूगोल कक्ष बोलते हैं। विज्ञान की भांति भूगोल के शिक्षक को भी भूगोल की प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके लिए विद्यालय में भूगोल कक्ष की व्यवस्था करनी चाहिए। भूगोल कक्ष में भूगोल से संबंधित सभी नक्शे, मानचित्र, ग्लोब आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। कला कक्ष, ड्राइंग रूम भी काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे विद्यालय के लिए। कला एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो बच्चों के विकास में सहायता करता है, अतः समावेशी विद्यालय में कला के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह एक प्रकार की प्रयोगशाला ही होती है जहां छात्र अपने हाथों से काम करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी कागज, पेंसिल, ब्रश, रंग आदि का अपने हाथों से प्रयोग कर सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलपान गृह, कैंटीन। कैंटीन की भी सुविधा होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके अलग अलग भाग होने चाहिए। एक कमरा तो खाना बनाने के लिए होना चाहिए तथा एक कमरा छात्रों के बैठकर खाना खाने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों के बैठकर खाना खाने के लिए, जलपान करने के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम या वॉश बेसिन की भी व्यवस्था कैंटीन में होनी चाहिए। खेल का मैदान, विद्यालय प्रांगण में खेल का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अतः समावेशी विद्यालय में एक बड़े से खेल के मैदान का निर्माण भी किया जाना चाहिए। विद्यालय में अधिक से अधिक खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बहुत से छात्र अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाना चाहते हैं, यह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। उद्यान, पार्क, हमें अपने विद्यालय में पार्क की व्यवस्था भी करनी चाहिए। पार्क में अच्छे अच्छे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मन लगता है, शांति मिलती है उन्हें, आंतरिक शांति। समावेशी विद्यालय में प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक अच्छे से उद्यान का निर्माण भी करना चाहिए। इसमें विभिन्न पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल आदि को लगाना चाहिए। उद्यान में घूमने से छात्रों का मन बहलता है तथा उन्हें आंतरिक शांति मिलती है, इनवर्ड सेरेनिटी मिलती है, इंटरनल पीस। शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था में अपने विद्यालय में करनी चाहिए।
समावेशी विद्यालय में छात्रों की आवश्यकता अनुसार शौचालय का भी निर्माण करना चाहिए। इसके निर्माण के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो टोंटी होती है वो ज़्यादा ऊपर नहीं लगानी चाहिए तथा अलग अलग प्रकार की टॉयलेट सीट इंडियन व वेस्टर्न की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों तथा शिक्षकों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रूम व्यायाम कक्ष। समावेशी विद्यालय में व्यायाम कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। अपंग छात्रों के लिए व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक होता है। यह उन छात्रों को उनकी अपंगता से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा सामान्य छात्र भी व्यायाम कक्ष में आकर व्यायाम के लाभ उठा सकते हैं। छात्रावास हॉस्टल की भी सुविधा में बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित छात्रों की विकलांगता के स्तर को देखते हुए उन्हें विद्यालय में छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इससे ऐसे छात्रों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उन्हें विद्यालय आने जाने में करनी पड़ती हैं। इसके अलावा छात्रावास में छात्र स्वयं भी काम करते हैं, यह भी एक प्रकार का शिक्षा का रूप ही होता है। नेक्स्ट है हमारा हॉबी क्लब। ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि हॉबी क्लब क्या होता है। इसे बच्चे हॉकी क्लब मानकर क्वेश्चन का आंसर भी लिख देते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो हॉबी क्लब क्या होता है? हमें अपने विद्यालय में कुछ क्लब्स की स्थापना करनी चाहिए जो अलग अलग हॉबी के अनुसार हो। तो जिस बच्चे की जो हॉबी है वह अपने अनुसार क्लब को ज्वाइन कर सकेगा और अपनी हॉबी के अनुरूप अपनी क्रियाएं निर्धारित कर सकेगा। इस तरह से होता है। प्रत्येक विद्यालय में हॉबी क्लब की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक बालक की हॉबी अलग अलग होती है। छात्र अपनी हॉबी के अनुसार अपना क्लब चयन कर सकता है तथा उससे संबंधित गतिविधियों में भाग ले सकता है। यह छात्रों के विकास में अहम योगदान देता है। तो ये हमारे 15 पॉइंट से काफ़ी हो जाते हैं। बाकी ये भी लिखे हुए हैं, ये भी आप लिखना चाहते हैं पेपर में लिख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था भी अच्छे से होनी चाहिए। स्टाफ कक्ष कैसा होना चाहिए, सब पर नज़र रख सके, बच्चों को आने जाने में परेशानी न हो। स्टाफ का आवास, कभी कभी जो शिक्षक होते हैं वे भी दूर से आते हैं, आने जाने में काफ़ी समय व्यतीत होता है, तो हमें स्टाफ के आवास की भी सुविधा देनी चाहिए कि हमारे शिक्षक हैं विद्यालय में रह सकें। उनके लिए भी एक हॉस्टल टाइप में होना चाहिए। विजिटर कक्ष, देखो क्या होता है, हमारे विद्यालय में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, कुछ देख नहीं सकते। तो इस वजह से क्या होता है, जो उनके माता पिता होते हैं वे उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं सत्र में बार बार। तब उनके मिलने के लिए भी एक विजिटर कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे अपने बालक से उस कक्ष में बैठकर मिल सके, बातचीत कर सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, हमें ऐसा भी कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे इस विद्यालय में कि जहाँ पर बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती हो स्पेशल। तो ये पॉइंट हमारे समावेशी स्कूल के बारे में थे। आसान सा टॉपिक था, समावेशी स्कूल क्या होता है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, रटना इसको नहीं होता। आपके दिमाग में काफ़ी पॉइंट अब आ गए होंगे, आप पेपर में जाकर लिखना शुरू कर देना, काफ़ी बातें आप लिख पाएंगे। आई होप इस टॉपिक को अच्छे से अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।